क्वेश्चन लिखो एक, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5.4 gram of non-volatile 5.4 gram of non-volatile solute in 90 gram water is 23.32 torr. Calculate the molar weight, the molar mass. Calculate the molar mass of solute. If P naught H2O 23.76 torr. तो सिंपल पहले निकालने को क्या बोला उसने, मोलर मास. अगर मोलर मास बोला है तो हमें राउल्स लॉ लगाने की वो जरूरत तो नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग. तो हम क्या लगाएंगे, वो वाला फॉर्मूला जो हर जगह एप्लीकेबल है. ठीक है, तो उससे करना ज्यादा एक्यूरेसी के चांसेस है. रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, जो भी आया है वो सुन लो. वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज 23.32 torr. Calculate the molar mass of solute if P naught H2O is equal to 23.76. तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है. अब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें तो आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन, इस पे लास्ट क्वेश्चन कर लो बस, लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट, लास्ट है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कैलकुलेट the relative lowering in vapor pressure if 100 gram of a non volatile solute, ब्रैकेट में लिख लेना मोलर मास 100 है. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना m is equal to 100. If vapor pressure of 100 gram of a non-volatile solid whose molar mass 100 is dissolved in 432 gram water. Calculate the relative lowering in vapor pressure if 100 gram of a non-volatile solute is dissolved in 432 gram of water और मोलर मास है 100 हमारे सोल्यूट का. देखो अब यहाँ पर उसने पूछा ही रिलेटिव लोअरिंग है, तो हमें यहाँ पर अपना दिमाग नहीं चलाना, जो निकालना है वही निकाल लो. ठीक है, वहां पर हमें देखना ही नहीं कि भाई डिल्यूट है वो, तो जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग का वही लगाओ सीधा. वैसे मैं पिछला भी सोल्व नहीं किया, ये कैसे हो गया तुम्हारे फ्लो में. मैंने क्या रहा 1/, अगली हेडिंग डाल लो. चलो यार बता तो दूं, मैं सोल्व भी नहीं करा रहा, आधे कहेंगे तो आंसर भी नहीं बता रहे. तो देख लो पहला क्वेश्चन क्या था, पिछले वाले में क्या पूछा था मैं भूल गया, मोलर मास पूछा था ना. मुझे उसने क्या क्या वैल्यू दी थी बताना पिछले क्वेश्चन में. क्या 5.4 ग्राम एक्स है कुछ, और क्या गिवन था 90 ग्राम वाटर, और इसका प्रेशर कितना गिवन था 23 पॉइंट. ठीक है, अब मुझे गिवन है ये, मुझे उसने मोलर मास पूछा. कल मैंने बताया था मोलर मास निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा लेंगे हम, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा पी एस. वो किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा. तो इससे निकाल लो, चलो उससे निकाल लो, इससे भी हो जाएगा. मोलैलिटी इनटू मोलर मास बाय 1000. उसने मेरे से मोलर मास पूछा है और इनडायरेक्टली ये वैल्यू पता है मुझे, ये भी पता है, ये भी पता है. अब मुझे उसने मोलर मास पूछा है. अगर मोलर मास पूछा है, ये मोलैरिटी, ठीक है, ये तो किसका होता है सोल्वेंट का ना, यहाँ पर सोल्वेंट का आएगा. यहाँ पर मोलैलिटी क्या होता है हमारा WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA. याद है ना ये फॉर्मूला. ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, क्या है सोल्वेंट वाटर, तो क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1000. ठीक है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया.
मोलर ये वेट है मुझे पता है पानी का कितना है 90, ये निकालना है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा था 57.24, ठीक है। तो हमारा मोलर मास ये आ जाएगा। सोल्व नहीं करूंगा, तुम्हें पता है, बस आइडिया दे दिया, ठीक। और वैसे तुम सबने तो बोल दिया था, हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या था, निकालना है हमें क्या था, रिलेटिव पीएस पी नोट माइनस पीएस बाय पी नोट, और मुझे क्या कर देना, उसको इक्वल कर देना था मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये निकालने को बोला रिलेटिव लोअरिंग, तो एक्सपी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मुझे गिवन थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लगाना था। ये वैल्यू पता है मुझे, ये भी पता है, ये भी पता है, क्योंकि मुझे मास गिवन है, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 1/25, ठीक। तो ये तो तुम्हारे सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगली हेडिंग डाल लो, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसको पढ़ने से पहले एक बार ट्रिपल फेज डायग्राम देख लेते हैं, एक बार बस फटाफट। ट्रिपल फेज डायग्राम याद है तुम्हें, हमने पहले भी किया था। पानी के लिए कैसा होता था, ऐसा होता था। अब तो तुमने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, नहीं हुआ अभी? वो टॉपिक चैप्टर कौन सा होता था, अभी नहीं हुआ, होगा अभी। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से, इधर कौन आता था हमारा, इधर प्रेशर, इधर टेम्परेचर। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ ये किसका रीजन होता था, ये और हमें पता था, हमने उसमें ही पढ़ा था, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में गया था ना, इक्विलिब्रियम में गया था। तो ये इस लाइन पर ये इक्विलिब्रियम पे होते थे, इसमें ये, ठीक है। और यहाँ पर कौन होते थे, ये। हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरा यहाँ पर प्रेशर ये है इस टाइम पर, ठीक है, अगर प्रेशर ये है तो मेरा यहाँ पर ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या बताएगा, बोलो क्या होता था, सॉलिड और किसकी लाइन है, लिक्विड की। तो क्या होगा ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अब मैंने अगर प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यार करा रखा है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कहाँ गया, पीछे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो टी मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर जब इंक्रीज करता हूँ तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। ये पहले हो रखा है इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा, बस एक बार रिवीजन मोड में गया हूँ, और कुछ नहीं है। प्रेशर इंक्रीज किया तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट पीछे की तरफ हो गया, तो डिक्रीज हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, इसी टेम्परेचर पर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लाऊंगा तो ये मेरा क्या मिलेगा मुझे, बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं क्या बोलता था, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। ये वाटर के लिए एप्लीकेबल है, बस तुम्हें पढ़ा रखा है कि उसका फेज डायग्राम बाकी उससे अलग होता है। फटाफट लिख लो, ये आगे यूज होगा इसलिए यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर मेरा एक बीकर है, अगर इसके अंदर मेरा एक सोलवेंट है जो जनरली पानी हो गया, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, बाहर से कोई सोल्यूट के पार्टिकल डाल दिए जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तुम्हें पता भी है लेकिन मैं तो बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको एक बीकर बनाता हूँ और वापस यहाँ पर सोलवेंट के मोलिक्यूल्स बनाता हूँ, ये मोलिक्यूल्स, उसके अंदर अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो ये मेरे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें डालूंगा तो ये आराम से यहाँ पर बैठ जाएंगे। अगर ये यहाँ पर बैठ गए तो ऑब्वियस सी बात है, ये सरफेस एरिया क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कम, मतलब कि डायरेक्ट अप्रोच क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे 1 atm तक पहुंचाने के लिए, मान लो 1 atm लेता हूँ, ठीक है, मान लो मुझे 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता था। अब अगर मुझे यहाँ पर 1 atm तक इसका वेपर प्रेशर पहुंचाना है तो मुझे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कम बढ़ाना। रीजन क्या है, क्योंकि अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ज्यादा मोलिक्यूल्स क्या जा पाए ऊपर हवा में। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। तो इसी बात को हम क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हुआ क्या, यहाँ पर
हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के आने से यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, तो अब मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मैं ऊपर भेज सकूं। जितने ज्यादा भेज पाऊंगा उसी टाइम पर मैं फिर उस प्रेशर को 1 atm तक पहुंचा पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे अब ज्यादा हीट देनी पड़ी। पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस से काम चल रहा था, अब 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी डेरिवेशन होती है, उस डेरिवेशन में हमें जाना नहीं है। ठीक है, वो गली हमारे लिए नहीं बनी इस टाइम पर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो मेरा डायरेक्टली बात है, जितना ज्यादा मेरे ये सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इन अंगू पंगू से जितने ज्यादा ये सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, एलिवेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे जहां पर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जितना सरफेस बढ़ता जाएगा मुझे हीट बढ़ानी पड़ेगी नीचे से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, मतलब कि इंक्रीज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मेरे मोलैरिटी के, मोलैलिटी। और मोलैलिटी इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, जितने ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे ये, उतना ही ज्यादा मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा केबी के, और मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी ऐसे आ जाएगा, जहां पर केबी क्या होता है, क्या होता है केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट, या कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ह्यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, अजीब सा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल लो, या वो ह्यूब्लियोस्कोपिक जो भी होता है वो बोल। ठीक है, ह्यूब्लियोस्कोपिक ये होता है, शायद यही होता है, ये नहीं है तो अपना देख लेना जो भी होता है। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, ऐसे ई से स्टार्ट होता है, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलो, ज्यादा बढ़िया नाम लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला तो ये बन गया। अगर मैं यहाँ केबी की यूनिट्स निकालना चाहूं, तो क्या होगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय क्या होगा, मोलैलिटी। अब पहले बता दूं, डेल्टा टीबी समझ रहे ना क्या है, जो मेरा एलिवेशन हुआ है, मतलब पहले अगर 100 था, अब 101 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी यूनिट निकालना चाहूं, इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन। इसकी क्या होती है, मोल पर केजी। तो अगर इसकी यूनिट निकालो, क्या बन जाएगी, केल्विन केजी पर मोल। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है, केल्विन केजी पर मोल। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बात पहले यहाँ से इसके फेज डायग्राम से समझा देता हूँ। मुझे बताओ, जो मेरा ग्राफ बना था ऐसा था, ठीक है, जो हमने ट्रिपल पॉइंट वाला बनाया था, तो मुझे बताओ ये क्या होता था, दोबारा बताओ एक बार। और ये तो मुझे बताओ, लिक्विड और गैस का कौन सा ग्राफ होता था, ये वाला। तो अगर मैं सिंपल इसको उठा लूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस ग्राफ में सिंपल इस लाइन को उठा लूं, ठीक है, अगर मान लो मुझे 1 atm तक पहुंचाना है, तो 180 यहाँ टेम्परेचर था, यहाँ प्रेशर, मान लो 1 atm कुछ यहाँ पर है। अगर 1 atm कुछ यहाँ पर है, तो मुझे बताओ यहाँ पर मुझे टेम्परेचर कितना देना पड़ा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टीवी बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला इसके अंदर। तो मुझे बताओ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। अगर डिक्रीज होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको 1 डिग्री तक पहुंचा, 1 atm तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, टीबी। इसको टीबी नोट बोल दो। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा टी। अगर हम कई बार एनसीईआरटी में इसके थ्रू भी एक्सप्लेन किया होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके थ्रू हम यह समझ रहे हैं कि ये मेरा क्या है, सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का। ठीक है, और ये क्या है, मेरा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो उसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा टीबी। तो हमें कई बार यहाँ से निकालना भी पड़ सकता है, तो ग्राफ को इससे समझना जरूरी है। ये अब आया कहाँ से, यहाँ से आया, ये वाली लाइन को उठाया, उसके बाद नीचे वाला सॉल्यूशन का कम हुआ, इस वजह से ऐसे उठाया। इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे ले। जो केबी होता है, कई बार वो उसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन तो दूर दूर तक नहीं है, बस फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, एम मोलर वो क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ सोलवेंट इंटू आर इंटू टीबी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 1000। ठीक, जहां पर ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा जो ये पुट करोगे, ये वैल्यूज अगर ग्राम में पुट कर रहे हो, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास है, ऐसे लिख लो मोलर मास। तो अगर ग्राम पर मोल है तो यही रहेगा फॉर्मूला। अगर तुमने केजी पर मोल कर दिया तो 1000 हट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही बता रहा हूँ, यहाँ पर ये ग्राम वाला है, तो हम दूसरे को अगर यहाँ पर केजी में अगर पुट कर दोगे तो ये 1000 नहीं आएगा। तो हम दो इसलिए नहीं लिख रहे, जनरली हम ग्राम में पुट करते हैं। ठीक है, याद कैसे रखो,
ऐसे रख सकते हो केबी का, वैसे याद जरूरत नहीं है इतनी, फिर भी ऐसे रखते हो मारता है, ठीक है, मारता, ठीक है, और डबल मार रहा है तो स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, मतलब जैसे मर्जी करो। तो एम आर टी का स्क्वायर हो गया। याद नहीं होगा ऑब्वियस ही बात है, अब कहोगे क्या ये तो बेकार सा जोक था, ठीक है, तो मैं बस याद करने का बता रहा हूँ, जैसे मैंने कर रखा है तो मैंने वो बस तुम्हें बता दिया। हाँ, अगर केजी में लोगे 1000 हट जाएगा, ठीक है, 1000 से इसलिए डिवाइड किया ताकि केजी में हो जाए, अगर 1000 हटा दूंगा यहाँ केजी में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट तो अब इस पर न्यूमेरिकल्स ही है, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, 2-3 टाइप की न्यूमेरिकल्स, फिर इससे भी आगे निकल जाएंगे। फेवरेट टॉपिक है तुम्हारा, कुछ करना ही नहीं होता इसमें। क्वेश्चन लिख लो एक, द बॉइलिंग पॉइंट द, अब मैं चेक करने आऊंगा, ठीक है, अब सीरियस वाला हूं मैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH मतलब इथेनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल is 78 degree Celsius, is 78 degree Celsius. If its delta H vaporization, if its delta H vaporization is 40 kilojoule per mole, is 40 kilojoule per mole, calculate Kb, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो कैलकुलेटर से करना है, वैल्यूज पुट करना सिखाना है इसलिए दिया एक बार। हाँ जी, जूल में करना उसको, ठीक है, किलो जूल पर मोल है ना, तो उसको जूल में कर लेना, जूल बोलते रहो, जूल में कर, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, और आर की भी यूनिट फिर जूल में करोगे, और इन दोनों की यूनिट्स डिपेंड करेगी तुम क्या यूनिट पुट कर रहे हो, तो जनरली इसको भी जूल में कर लेना, तो आर की भी जूल वाली पुट कर लेना, ठीक है, या दोनों कैलोरीज में है तो कैलोरीज वाली पुट कर लो, ये दोनों भाई भाई है तो इनका जो रिलेशन निकाल सकते हो, जो नीचे वाले का होगा वही ऊपर वाले का होगा, अपना ब्रह्मास्त्र निकाल सकते हो कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस वैल्यूज पुट करना सिखाना है। केबी किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक सोलवेंट की ना, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर जो टीबी भी है ना वो प्योर सोलवेंट वाला यूज करना है, कई बार वो मिक्सचर के भी दे देगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो ना, प्योर सोलवेंट का पुट करना होता है, तो नोट भी लगा सकते हो ऊपर ताकि तुम्हें क्लियर रहे। किसी अगर ये क्वेश्चन है माइंड में बताना मुझे कि सेल्सियस में पुट करना है केल्विन में, ऐसा तो नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, नहीं है आंसर नहीं है, बस तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ इसमें। है इथेनॉल है भाई, ये इथेनॉल है प्योर, देखो वैल्यूज पुट करनी है, मोलर मास कितना होगा इथेनॉल का 46, आर की वैल्यू 8.314, टी भी कितना है, वैसे मैंने वैल्यू क्या दी थी, प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कितना था 40 इंटू 1000 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1000, क्या वैल्यू आ गई 1.17 यूनिट, केबी की तो यूनिट वही आएगी ना, यहाँ पर तुमने ग्राम में जो पुट किया है 1000 तभी तो डिवाइड किया केजी में हो जाए, यूनिट नहीं बदलेगी, यहाँ पर जो केबी की यूनिट है वो वही आएगी, यहाँ 1000 से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राम में पुट किया था, ग्राम को डिवाइड करेंगे तो ही तो मेरा केजी बनेगा ना, अगर मैं 100 हटा देता हूँ तो यहाँ केजी में पुट करना पड़ेगा, तो इसकी यूनिट वही रहेगी केल्विन केजी पर मोल। अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये वाला लिखो, क्या, अरे आसान है ना, अगले में चेक करूंगा, इसमें तो कैलकुलेटर ने किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। फॉर अ सॉल्यूशन, यार रजनीश यार याद नहीं दिला रहा तू, ये सर चेक करो नोटबुक, फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन बहुत सीरियस है तो ऐसा क्या सर, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 3.2 ग्राम सल्फर, ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करना, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 3.2 ग्राम सल्फर, 3.2 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम CS2, in 100 gram CS2, comma, the boiling point was 320.4 Kelvin, 320.4 Kelvin,
for pure CH2, for pure CH2, the boiling point is, for pure CH2, the boiling point is 320 Kelvin, 320 Kelvin, and delta H vaporization, and delta H vaporization is 25.6 kilojoule per mole, 25.6 kilojoule per mole. Calculate the molar mass, calculate the molar mass and molecular formula of sulfur, and molecular formula of sulfur we added in CH2, we added in CH2. देखो इसके अंदर तीन चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी यहीं से, इसी क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले तुम्हें इसमें केबी भी निकालना पड़ेगा, मैंने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मोलर मास भी निकालना है, मोलर मास के बाद तुम्हें मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इनडायरेक्टली। पहले केबी निकालो, कर लो कैलकुलेटर, मतलब केबी जनरली गिवन ही होता है, मेंस और नीट में तो केबी गिवन ही होगा, और बाकी वाली कैलकुलेशन हाथ से करना, ठीक है। केबी के लिए मैं अलाउड कर रहा हूँ, बाकी तुम मानोगे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए, मेरा हक है, ठीक। केबी बता देता हूँ क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है सबका। मेरे जो केबी की वैल्यू है जो मेरे पास है वो वैल्यू है 2.4, ठीक है। तुम्हारी 2.5 आई थी तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। डेल्टा, फिर मेरा मोलर मास आया 192, उसके बाद एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो मैंने कहा चलो बच्चे छोड़ देते इतनी वैल्यू पे, एग्जैक्ट तो मैंने तुम्हें बताई नहीं फिर। हो गया सबका है। इसमें 3 चीजें निकालनी थी ना, ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन में वो 6 7 नहीं देगा, वो 6 देगा, एक 2 दे देगा, एक 10 दे देगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, जिनसे नहीं हुआ, हो गया सबने कर लिया, ठीक है। मतलब कैलकुलेट नहीं हुआ वो छोड़ो, पहले कंसेप्ट तो समझ लो। सबसे पहले मुझे केबी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने नहीं दिया। फॉर्मूला क्या था, मारता है, ठीक है, डबल बार, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, और यहाँ क्या आ जाएगा 1000। मोलर मास क्या होगा CH2 का, ये सोलवेंट होता है ना, 76। इधर देख लो भाई जिनका नहीं हुआ, 8.314। टीबी कितना गिवन है, कितना 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना है 25.6 इंटू 1000 इंटू 1000, क्या वैल्यू आ गई 2.4 ले रहा हूं मैं, पहला तुम बोला आंसर नहीं आ रहा। यूनिट क्या है, उसके बाद मुझे अब ये निकल गया अगर, तो मुझे अब क्या लगाना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी। जिनको मोलैरिटी में दिक्कत होती है वो सिंपल एक ही चीज याद रख सकते हैं, जो बिल्कुल एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। बिल्कुल जो एक्सपेंडेड वाला फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या वैल्यू गिवन है 0.4, केबी की वैल्यू 2.4, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बाकी सब वैल्यू गिवन है, यही नहीं गिवन, कितना आ जाएगा ये 192 अराउंड। अब मुझे पता है अगर वो सल्फर की बात कर रहा है तो वो एस एक्स कुछ होगा, तो 32 एक का मास होता है, तो एक्स का किसके इक्वल हो जाएगा 192, तो एक्स कितना हो जाएगा 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा S6। तो पूरा 200 आ रहा है, वही कह रहा हूँ ना कि वो ऑप्शन ही ऐसे देगा, तुम्हें एक 6 दे देगा, ठीक है, 7 वाला पंगा नहीं डालेगा, एक 12 दे देगा, ठीक है, एक दे देगा 4 दे देगा, और एक देगा कुछ ऐसे 10 दे देगा। तो ऐसा नहीं हो एक 6 दे रहा है एक 7 दे रहा है जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो, ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। फिर इस पर लास्ट क्वेश्चन वो अलग पैटर्न पर है, उसको कर लो। कर लिया सबने भाई, टेपो मत प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। क्या, अरे अजीब सा लग रहा है ना कि इतने बड़े हो गए हो और मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करने हूँ। अरे इसके अंदर फिर ये बोल देगा रोहित कि सारी कैलकुलेशन का पार्ट था, हमारा तो कुछ काम ही नहीं था। अगले में तुम्हारे काम, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा अगले में, अगले में कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, तब चेक करूंगा मैं। अ सॉल्यूशन अब पक्के वाला है, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस है।
ठीक है, पिंकी प्रॉमिस, तो मैं पक्का चेक करने आऊंगा, क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अ सॉल्यूशन क्या हो गया, पिंकी कौन है, तो भाई सब तुम्हें थोड़ी बताना है। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.512, a solution of 0.512 gram of naphthalene in CCl4, बोला ही नहीं कुछ। A solution of 0.512 gram of naphthalene in CCl4 yields a boiling point elevation of 0.4 Kelvin, while a solution 1.2 gram, while a solution of 1.2 gram of an unknown solute in the same mass of solvent gives the elevation of 0.6. Calculate molar mass of unknown solute. कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा इसमें। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। नेपथलीन का मोलर मास बता देता हूं, 128। ठीक है, काम आसान कर दिया, 128। स्ट्रक्चर याद है नेपथलीन का क्या होता है, एंथ्रासीन का, और एक और होता है उसका भाई, वो क्या होता है, सर पे बैठा होता है। हाँ, अब थोड़ा देखते हैं कौन कौन कर रहे हैं। भाई इतनी कैलकुलेशन आएगी तेरे वहां पर, कैलकुलेटर नहीं देंगे इसको, बस हाथ में ही दे दे बस कैलकुलेटर। कैलकुलेशन आगे रोता रहता है। इतनी तो आएगी, हमें थोड़ी 1+2 बोलेगा। तो दोस्तों कुछ समथिंग लाइक दैट। वाह, छा गए तुसी। रजनीश ने आंसर से पहले दे दिया। हाँ, इशिता 200 आएगा, 29। और इसमें तुम 10 रास्ते बना सकते हो। एक रास्ता हो अपने घुमा फिर आगे कहाँ से निकालोगे वैल्यू, जो मुझे रोहित से उम्मीद है करेगा। क्योंकि जो कैलकुलेशन से भागता है वो फिर उस टाइम पर कंफ्यूज हो जाता है, कैसे करूं शॉर्टकट। हो गया, राइट। वो पीछे कैसे बैठ गया, सीट नहीं दी है वैसे। अच्छा, उसकी ड्यूटी अब तू नहीं पाएगा पीछे, दुश्मन होगा दोनों। एलियन से मिलके आते हैं। आंसर दोस्तों लिख देंगे। आंसर तो बताइए।
सीरियस हो के बोल रहे तो 200 आएगा। मैं 200 तो मैं वही लिख देता हूँ, क्यों कैलकुलेट करूँ? भाई वही दिक्कत है ना, जो मैथ्स ज्यादा सोल्व नहीं करते। रजनीश देख, पिछले में कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल किया, इतना बड़ा इतना मल्टीप्लिकेशन किया था, इतना बड़ा, तभी देखा इसमें उसको टाइम कम लगा। मैं इधर आलसी ना हो रहा हूँ, मैं कर चुका जब मुझे करना था। करना दोबारा कर, सोल्व कर, 3 बार कर लिया कितनी देर में 3 बार भी कर लिया। मन तो एक बार नहीं हो तो 3 बार करके बैठ गया। दोबारा ढंग से करो, तमीज से। तो रफ में कर रहा ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे मतलब रफ टाइट में कर रहा था। टेस्ट में भी उस दिन यही हुआ था ना, तो रफ में करता था, नंबर कम आते हैं। क्या ना, तो इसको भी करना चाहिए, आराम से कर सोल्व। मैं क्यों कराऊंगा, आंसर लिखूंगा मैं तो। 0.200 पूरा कर लिया तुमने? यस सर। यार अपने आप कोशिश करो, ऐसे नहीं चलेगा। देखो सर हाँ जुबिन सही है। क्या कह रहे? अरे तो सही होगा, तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी है, एक छोटे बच्चे थोड़ी अब तुम। हो गया, सबने कर लिया। अब देखो इधर देखो, मुझे फॉर्मूला तो पता है डेल्टा टीबी का, वो क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, केबी इंटू क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, क्या हो जाएगा, वो केजी में होता है, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है, यही होता है। अब देखो पहले मुझे डेल्टा टीबी कितना गिवन है, और केबी और मोलैलिटी ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा इसको। अगला क्या 0.6 केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सोलवेंट, दोनों को डिवाइड कर दूं, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 2/3 विच विल बी, ये कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n किसके, नेप्थलीन के, ठीक है, डिवाइड बाय n कोई अननोन के, ठीक है। अब मुझे पता है n ऑफ नेप्थलीन को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय गिवन मास बाय मोलर मास। उसमें ये तुम्हें वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और ये निकालना है बस, ठीक है। ये कितना गिवन है वेट, 0.512, मोलर मास डिवाइड बाय ये मास, और ये क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो जब मैं m की वैल्यू निकालूंगा वो क्या आ जाएगा 200, ठीक है। कह रहे हो कि सर जो आप हमें मना कर रहे हो वो खुद कर रहे हो, तो इसको सोल्व करने पे आ जाएगा मोलर मास 200। आगे है कोई अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, काफी अलग है, करना पड़ेगा ये। लिखो क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन, रिपीट नहीं करूंगा कोई टाइप, अगर रिपीट हो रहा होगा छोड़ दूंगा, वो अलग टाइप है। एन एक्वस सॉल्यूशन containing an aqueous solution containing 5% by weight urea and 10% by weight glucose. What will be the boiling point? What will be the boiling point of solution if Kb is equal to 0.51, if Kb is equal to 0.51, ठीक है। इसको अपने आप घर पे ट्राई करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। मतलब बता देता हूं, यहाँ पर हमने दो चीजें यूज कर दी, ठीक है, दो नॉन वोलेटाइल चीज यूज कर ली, एक यूरिया और एक क्या यूज कर लिया, ग्लूकोज। तो तुम्हें पता है इससे तुम पहले निकाल सकते हो डेल्टा टीबी कितना आएगा, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो डेल्टा टीबी कितना आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देना, वो तुम्हारा सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी आ जाएगा। अगर डेल्टा टीबी सॉल्यूशन का आ गया, उसके बाद बस उसको क्या कर देना है,
जो स्टैंडर्ड वाला है उसमें ऐड कर दो, जो स्टैंडर्ड गिवन है उसमें उसको डेल्टा टीबी को ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, वरना अगली क्लास में करेंगे या मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्या हो गया? क्या स्टैंडर्ड नहीं गिवन? बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता नहीं? 100 होता है, तो उसमें क्या बताना है? पानी है ना। ठीक है, तो ट्राई कर लोगे? करवा नहीं रहा, इसके लिए निकाल लो, ये निकाल लो। के भी तो कांस्टेंट रहेगी, वो सोलेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये कितना है देखो, मुझे क्या गिवन है, 5% है वो, तो मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम इन 100 ग्राम। और दूसरा क्या है, 10%, वो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम इन 100 ग्राम। तो 15 ग्राम तो ये हो गए। सोलवेंट कितना बचा, 85। तो सोलवेंट का अमाउंट कितना हो गया, 85। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सोलवेंट। 100 ग्राम, 10 ग्राम मेरा एक चीज हो गई और 5 ग्राम दूसरी चीज हो गई। ठीक है, तो तीनों के तुम्हें वेट पता चल गए हैं। अब इसको सोल्व कर लेना, मैंने लगभग सारा बता ही दिया है, भाई इनको वैल्यूज में पुट करना है। ठीक है, हिंट लिख लो, उसका इसको खुद ट्राई करना। सॉल्यूशन मैं शाम तक भेज दूंगा। क्या उससे भी कर सकते हो, ट्राई करो, मोलैलिटी से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। अगर आप बस डाल लो अगली हेडिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जहां पर पानी क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है सॉलिड में। तो लिख लो उसके बारे में, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड, द लिक्विड crystallizes, the liquid crystallizes into a solid, into a solid, and the vapor pressure of liquid, and the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, the vapor pressure of solid. ठीक, तो मतलब क्या हो गया, इसको भी हम पहले एक बार कर्व से समझ लेते हैं। इसको दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक एनसीईआरटी में गिवन होता है और एक नॉर्मल जो भी हम करने वाले हैं। मुझे बताओ ये कौन सा रीजन होता था, जल्दी बोलो। ये तो मुझे कौन सी लाइन उठानी है, ये वाली। तो ये वाली लाइन को हम उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, उठाते भी ऐसे है, ठीक है, इसी से उठाएंगे। उठता ना ये इससे, उठ जा, पूरा ही उठेगा। हाँ आ गया, ठीक है, ये उठा लिया। ठीक है, तो अगर हमने इसको उठा लिया तो अब यहाँ पर मैं वापस कर्व बनाता हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हें लगेगा देखो यहाँ से गायब हो गया, मैंने उसको मान ले गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो मेरा प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। अगर डिक्रीज होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, उसके पीछे जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर तुम वैसे भी करना चाहते हो, तुम ये देख सकते हो कि अगर मुझे प्रेशर यहाँ तक लेके आना है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू मेरी ग्राफ इसके नीचे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, इसका जो टेम्परेचर आ रहा है ये कितना है, ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है नोट वाला। अब इसके लिए जो आएगा ये क्या बताएगा मुझे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो गैप होगा उसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा टी एफ, जो मुझे क्या बता रहा है, मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हम क्या बोल देते हैं उसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रीजन क्या है, देखो पहले नॉर्मल लाइन ये थी, जब मैं उसमें डालूंगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो उसकी जो लाइन होगी वो इससे नीचे की तरफ आएगी। पिछले में भी क्या होता है, ऊपर की तरफ गया था उससे, जब हमने यहाँ पे पिछला गया था, बहुत पीछे चला गया होगा। इसमें देखो ये उससे यहाँ पर नीचे गया था, और वहां पर अगर उसको नीचे लेके जाना है तो यहाँ पर, वो उसके यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, दोनों की शेप अलग थी, तो रट्टा नहीं मारना कहाँ जा रहा है, समझ के करो। तो मुझे क्या पता चल गया, यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो क्या है, डेल्टा टी है। अब बाकी वही बात है, कितना ज्यादा डिप्रेशन होगा किस पर डिपेंड करेगा, कितने मेरे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलैलिटी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, जहां पर के एफ क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम फिर भी सही है, ठीक है, क्रायोस्कोपिक
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो इसका नाम ये यूज करेंगे, बढ़िया ज्यादा नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहां पर एक बार केएफ का फॉर्मूला अपने आप लिख दो। केएफ का क्या फॉर्मूला बनेगा? मारता है 2 बार, ठीक है, तो 2 बार मारेगा तो लिख दो फॉर्मूला उसका। क्या होगा, क्या बनेगा बताना केएफ का फॉर्मूला? MRT का स्क्वायर या F ये सोलवेंट बिल्कुल वैसे ही है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डेल्टा H, कौन सा? फ्यूजन वाला, और साथ में क्या आ जाएगा? इनटू 1000। रीजन क्या 1000 का? क्योंकि हमने मोलर मास किस में लिए? ग्राम्स में। सेम फॉर्मूला है, बस वहां पर नाम बदल गए, जज्बात बदल गए, बाकी है वही। ये वाला क्वेश्चन में रेट पड़ेगी, ठीक है, तो इसको बिना नोट करना है। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट वो तो सेम ही रहेगी। लिख लिया? लिख लो, क्वेश्चन लिखो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 2.4 gram of a compound, containing 2.4 gram of a compound in 60 gram of benzene, in 60 gram of benzene is 0.1 degree Celsius, is 0.1 degree Celsius lower than pure benzene, 0.1 degree Celsius lower than pure benzene. What is the molar mass? What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute if Kf of benzene, if Kf of benzene is 5.12, 5.12. Question लिखो, the freezing point of the freezing point of 0.138, the freezing point of 0.138 gram of a non-volatile solute, of a non-volatile solute in 15.2 gram benzene, in 15.2 gram benzene is 0.52 degree Celsius, is 0.52 degree Celsius less than the freezing point, less than the freezing point of pure benzene, of pure benzene. What is the molecular mass, what is the molecular mass of solute and boiling point of the solution, and boiling point of the solution? डाटा जो गिवन है वो लिख लो। Kf 5.12, Kb 2.53, 2.53, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन मतलब प्योर का बॉइलिंग पॉइंट 80.2 डिग्री सेल्सियस, 80.2 डिग्री सेल्सियस। देखो इसके अंदर दोनों चीजें मिक्स हो गई। देखो सबसे पहले इसके अंदर ये करवा देता हूं, करना कैसे था। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? केएफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ कितना गिवन है? पॉइंट, केएफ 5 यहां से मोलैलिटी निकाल सकता हूं। पूछा क्या था उसने? यही पूछा है ना, मोलर मास है तो यहां से मोलर मास निकाल लो। क्या होता है ये? WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू W। ठीक है, यहां से मोलर मास आ जाएगा। अब कितना आ रहा है मोलर मास? अराउंड 90 के अराउंड। ठीक है, 89 पॉइंट कुछ है, अराउंड 90 के आसपास। अब मेरे से उसने क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो डेल्टा टीबी जो है वो क्या होता है मेरा? केबी, और डेल्टा टीएफ कितना होता है?
केएफ इंटू मोलैरिटी। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर डिवाइड करता हूं ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे डेल्टा टीएफ कितना गिवन है 0.52 और के भी कितना है डिवाइड बाय, ठीक है, यहां से डेल्टा टी भी आ जाएगा। अगर डेल्टा टी भी आ गया तो बस क्या कर दो इसको टी नोट में ऐड कर दो डेल्टा टीबी को, वो क्या आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। कईयों ने यहां से वैल्यू निकाल के वहां पुट किया होगा, बात एक ही है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। और इसका लास्ट क्वेश्चन बचा बस, इसके बाद ये टॉपिक खत्म, ऑस्मोसिस बचेगा बस, तो वो कर लो बस। ये सबसे अलग वैरायटी है, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर है। इसके अंदर दिमाग लगाना है, प्रॉपर दिमाग लगाना है इसमें। लिख लिया, देखते हैं, रेडी हो जाओ भाई, सीट बेल्ट बांध लो। ये वाला क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इसमें कुछ अलग बात है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ice, calculate the amount of ice that will separate on cooling a solution containing 62 gram of ethylene glycol in 250 gram water at minus 9.3 degree Celsius, at minus 9.3 degree Celsius. kf of water is 1.86, is 1.86। ये देखते हैं कितने कर पाते हैं। वैसे मुझे इस पे कंसेप्ट समझाना है, उससे पहले भी अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। मोलर मास निकाल लो, क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 OH, वो भी बताऊं, सब बता दो। मोलर मास कितना है 62। अगर ये नहीं भी होगा तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना, थोड़ा सा वो टॉपिक मतलब नहीं भी कराऊंगा, हो जाना चाहिए, लेकिन मैं कंसेप्ट बता दूंगा। वैसे एक बात बस बता देता हूँ, अगर मैं मान लो इसके अंदर पानी के अंदर, ठीक है, आइडिया दे देता हूँ, अगली क्लास में करेंगे, तो पानी के अंदर मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है, जब ये फ्रीज होगा मुझे बताओ क्या इथाइलिन ग्लाइकोल भी हो जाएगा? नहीं, वो क्या हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रीज नहीं होगा, फ्रीज तो खाली पानी होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर यूज होगा। तो इसके बारे में बता रहा था। तो हमेशा इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहता है, एक तो जो सॉलिड सॉल्वेंट है और मेरा क्या हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगली क्लास में कराऊंगा, बस इतना आइडिया देना था कि मेरा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो फ्रीज नहीं होगा, फ्रीज मेरा पानी ही होगा। कर ले भाई, ट्राई तो कर। हो गया, हार तो ऐसे मान लिए जैसे पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया हो। तुम्हारा एक होमवर्क है, अगली क्लास में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एनसीईआरटी है ना सबके पास, एनसीईआरटी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में एक फेज डायग्राम है, ठीक है। फेज डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा सा होगा, ऐसा और ऐसा सा, ठीक है। इस पर एक बार पहले क्वेश्चन आ भी रखे, एक बार अगली बार मैं तुमसे इसके बारे में पूछूंगा ये बना कैसे, ठीक है। तो ये फेज डायग्राम के आसपास जो पैराग्राफ लिखा है उसको पढ़ना एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी में ये गिवन है और इस पर क्वेश्चन भी आया था एक बार, ठीक है। तो दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो हमने एक फेज डायग्राम से किया था ऐसे वाला, और एक ये वाला होता है, इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा।